Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज की इस क्लास में हम लोग इवोल्यूशन वाले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो कुछ भी हमारे 12th क्लास के इवोल्यूशन वाले लेसन 7 में जो भी कंटेंट्स दिए हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ lesson 7's NCERT, words, sentences, whatever given in line to line, we shall like to find out all that concepts and know more about it. Okay? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जब देखना चाहेंगे कि इवोल्यूशन क्या है, जिसे हिंदी में विकास कहते हैं, ये इवोल्यूशन है क्या, सबसे पहले तो हम यही जान लें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इसका वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इवोल्यूशन को यदि हम लोग देखें, यहाँ पर ये इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा क्या है। तो बेटा, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, सबसे पहली चीज बता रही है कि इवोल्यूशन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजेस एंड डाइवर्सिफाई, जिसमें क्या होते हैं, जितने भी इस धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या थे, उनमें परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ। और चेंजिंग की वजह से क्या हुआ, वो अपने एंसेस्टर से डिफर कर गए, वे अपने पेरेंट्स से डिफर कर गए, यानी डाइवर्सिफाई हो गए, परिवर्तित हो गए। कैसे? ओवर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों के बाद, कंटिन्यू कई पीढ़ियों के बाद उनमें परिवर्तन आ गया, यानी न्यू स्पीसीज बन गए, ड्रिवन बाय ग्रेजुअल जेनेटिक चेंजेस। और ये चेंजिंग आया कैसे? ड्रिवन बाय ग्रेजुअल, धीरे धीरे लगातार जेनेटिक चेंज के कारण उसमें ऐसा हुआ। तो इस धरती पर उपस्थित अगर कोई भी जीव है, उसके उस जीव के डीएनए में धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजिंग होते 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 यदि वो अपने पेरेंट्स से डिफर कर जाए, मीन्स न्यू स्पीसीज बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और यह प्रोसेस, ये जो ग्रेजुअल चेंजिंग है, यह ग्रेजुअल चेंजिंग शुड बी एक्सेप्टेड बाय द नेचर एंड दिस इज नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। यानी जीव में धीरे धीरे आनुवंशिक परिवर्तन हो, उनके जीन में परिवर्तन हो, चेंजिंग हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंजिंग हो या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बेस पेयर में पॉइंट म्यूटेशन हो, ग्रेजुअल म्यूटेशन हो, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन हो या क्रॉस म्यूटेशन हो, या सडन हो या स्लोली ग्रेजुअली हो, लेकिन चेंजिंग हो। और यह चेंजिंग जो हो जीव में, वे नेचर उस समय जो प्रेजेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके द्वारा वो एक्सेप्टेड हो, मीन्स वह चेंजिंग, दिस चेंजिंग शुड बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको सरवाइव करने के लिए सुटेबल है तो माना जाएगा कि उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन के इन्फ्लुएंस में रहते हुए किसी भी लिविंग्स के जीन पूल में ग्रेजुअल चेंजिंग के बाद यदि वो अपने पेरेंट्स से डाइवर्सिफाई कर जाता है, उसमें चेंजिंग आ जाता है, तो इस धीरे धीरे होने वाले चेंजिंग प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो बेटा, यहां पर इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का क्लियर होता है। अब आप आगे हम लोग चलते हैं। ये जो इवोल्यूशन की साइंस है, दो प्रकार की साइंस है, एक है कॉस्मोलॉजी, एक है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी साइंस क्या है? कॉस्मोलॉजी में यह बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी, व्हाट एवर प्रेजेंट इन यूनिवर्स, उस सब का जो स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में या जिस साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। और इस यूनिवर्स की ओरिजिन कैसी हुई,
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कॉस्मोजेनी कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस इवोल्यूशन वाले लेसन में हमें कॉस्मोजेनी भी पढ़ना है, यानी यूनिवर्स की ओरिजिन कैसी हुई, यूनिवर्स में ये जो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, स्टार के साथ उनका जो प्लेनेट है और उस प्लेनेट के रूप में हमारी जो अर्थ है, इन सब की ओरिजिन कैसी हुई, वॉट एवर वी स्टडी अबाउट इट, द साइंस ऑफ दिस स्टडी इज नोन एज कॉस्मोजेनी। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकेंड पेज पर फोकस करें। सेकेंड पेज पर हमें जानना है, नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज यूनिवर्स। ये यूनिवर्स क्या है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको जानना है कि यूनिवर्स, इस यूनिवर्स किसको कहते हैं। यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, लेकिन यूनिवर्स है क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, whatever we looking currently and what can we look in future, all that things that exist currently in the form of galaxies, in the form of Milky Ways, in the form of stars and with their planets, everything in form of this earth and all the contents present on the earth, whatever we are looking, including the energy, including the time, including the space, everything is universe. If we can focus, यदि हम फोकस करें यूनिवर्स के डेफिनेशन पर, तो क्या कह रहा है कि everything that exists, including all of space, पूरा अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में आज जो कुछ भी मौजूद है, ऊर्जा के रूप में, पदार्थ के रूप में, समय के रूप में और अंतरिक्ष के रूप में, तथा अंतरिक्ष में जो कुछ भी उसके ग्रह हैं या पदार्थ वगैरह, वह जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी वर्तमान है उसमें, वह सब कुछ यूनिवर्स है। ठीक है, अब आई कि ये जो यूनिवर्स का सोर्स है, यानी हम अभी आगे पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की ओरिजिन। तो बेटा, यूनिवर्स की ओरिजिन जानने से पहले हम तो ये जानेंगे, अगर किसी का जन्म हो रहा है तो निश्चित रूप से जन्म देने वाला कोई होगा, कोई होगा इस नेचर में जो यूनिवर्स को जन्म देगा, तो वह यूनिवर्स का सोर्स कहा जाएगा। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की मम्मी क्या है, ब्रह्मांड के पापा या मम्मी कौन है? केवल मम्मी से जन्म हुआ है, जैसे पार्वती से गणेश की उत्पत्ति हुई, या मम्मी पापा पार्वती गणेश के संयोग से कार्तिकेय का जन्म हुआ? तो भाई, यूनिवर्स के पेरेंट्स कौन हैं, यानी सोर्स ऑफ यूनिवर्स क्या है? यह एक बड़ी अजीब और थोड़ा सा विचार वाला प्रश्न था जिसे हमें जानना है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में हम देंगे, यूनिवर्स जिस किसी भी यूनिट से उत्पन्न हुआ उसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। ए सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी को हिंदी में देखेंगे अपूर्व, ए पार्टिकल दैट वाज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स से पूर्व, जब यूनिवर्स नहीं था, उसके पूर्व, अपूर्व, उसके पहले, माने नहीं, जो पूर्व नहीं था वह सिंगुलरिटी है। जो वास्तव में था क्या? एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट। हॉट किस मामले में? इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के मामले में जो एक्सट्रीमली हॉट था, और डेंस था, डेंस इन द सेंस ऑफ मैटर, जो मैटर के सेंस में डेंस था।
उससे बना हुआ एक पॉइंट जिसे हम ब्लैक होल का हार्ट कहते हैं। उस पॉइंट, वह पॉइंट जो इस ब्रह्मांड के समस्त मैटर को क्रिएट करने में सक्षम था, ब्रह्मांड यूनिवर्स के स्पेस को क्रिएट करने में सक्षम था, यूनिवर्स में व्हाट एवर एनर्जी है उसको क्रिएट करने में, और यूनिवर्स के टाइम को क्रिएट करने में जो कंटेंट पॉइंट किसी ब्लैक होल के सेंटर में एज ए एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट के रूप में प्रेजेंट था, उसी को सिंगुलरिटी कहते हैं। अब बेटा इसी सिंगुलरिटी में क्या हुआ होगा, यही सिंगुलरिटी जो किसी स्टार को बनाने में, जिससे कोई स्टार बना, जिससे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, जिससे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ और जिससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ये वही क्या थे, ये वही सिंगुलरिटी है जिससे यूनिवर्स का जनरेशन हुआ, जिसमें बिग बैंग हुआ, जिसे जॉर्जेस लेमेट्री ने एक्सप्लेन किया बिग बैंग थियरी के रूप में 1927 में। ये वही पॉइंट था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो आइए अब सिंगुलरिटी को, सोर्स ऑफ यूनिवर्स क्या है, सिंगुलरिटी है, लेकिन सिंगुलरिटी क्या है, सिंगुलरिटी को भी यहां डिफाइन किया गया कि सिंगुलरिटी है क्या। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सिंगुलरिटी इज द हार्ट ऑफ ब्लैक होल एज ए पॉइंट वेयर द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड द डेंसिटी ऑफ मैटर becomes infinite large. That point is known as singularity. Okay, now let us focus on third point. Dear students, now we are going to study about the origin of universe. What you were written in our NCERT, I have driven it on your whiteboard, this digital board, एज ए फ्लो चार्ट। हमारी एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज को हमने उसे एक फ्लो चार्ट रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे प्रिपरेशन में थोड़ी सी कंफर्ट फील होता है और ड्यूरेबिलिटी जो है रीडिंग की जो है बढ़ी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या कहा गया कि जो सिंगुलरिटी था, ब्लैक होल का जो हार्ट था, पॉइंट था, उसमें ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, बिग बैंग हुआ होगा। बिग बैंग का मतलब एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा, और उस ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद उससे जो कुछ भी मास जो है स्कैटर्ड हुआ होगा वो एक्सपेंड किया होगा, उसका एक्सपेंशन हुआ होगा। एक्सपेंशन के बाद फिर क्या हुआ होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ होगा। तो पहला पॉइंट ये एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद फिर पहला पॉइंट एक्सपेंशन हुआ, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके जो गैसेस थे वो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या हुए, कंडेंस हुए अंडर ग्रेविटेशन, यानी जिसकी जो भी ग्रेविटी काम कर रही थी उन पार्टिकल्स पर, वो अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग टू क्या हुए, धीरे धीरे कंडेंस हुए। जब कंडेंस हुए तो क्या हुआ, कंडेंस के बाद फिर अगला स्टेप हुआ होगा फॉर्मेशन ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। एटम्स के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, एटम के बाद फॉर्मेशन हुआ होगा मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स बने होंगे। मॉलिक्यूल्स के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, मॉलिक्यूल के बाद फिर फॉर्मेशन हुआ होगा कंपाउंड का, कंपाउंड्स बने होंगे। कंपाउंड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड बने होंगे। फिर इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना होगा। क्या बना होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से फिर यहां पे ये सब कहां होगा, प्रिमिटिव, जो अर्थ में जो प्रिमिटिव ओशन हुआ होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर हुई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हुआ होगा, प्रोबेबली न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, डीएनए, पेंटोज शुगर, प्यूरिन्स, pyrimidines, phosphoric acid and
एडेनिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। इस प्रकार से ये कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा और जाकर के लाइफ इस अर्थ के प्रिमिटिव अर्थ पर जो क्या हुआ होगा, प्रिमिटिव अर्थ के प्रिमिटिव ओशन में क्या हुआ होगा, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट लाइफ। ध्यान रखिएगा, ये जितनी चीजें हमने आपको बताया, ये जो इस यूनिवर्स का जो ये अर्थ था, ये सब उसके प्रोसेस हैं। ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, ये अर्थ पर हुए होंगे। इसलिए आप इसको यहां से लेकर के जो यहां तक की बातें हैं, इसे आप अर्थ के संदर्भ में लेंगे, जब अर्थ पर नॉन सेलुलर लाइफ का जो है क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। तो इस प्रकार के इनके फॉर्मेशन से, इसको हम यहीं से देंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब तमाम सारे एटम्स क्या हुए होंगे, वो रिलीज हुए होंगे। और इनके फॉर्मेशन से, इनके एग्रीगेशन से जो बड़े ह्यूज साइज के क्या होंगे, वो पिंड बने होंगे, वो गैलेक्सीज कहलाए होंगे। गैलेक्सीज की संख्या नहीं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, यानी इनके एक्सप्लोजन से, इस सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन से बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बने। उस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का निर्माण क्या हुआ होगा, किसी एक बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बने, लेकिन किसी एक गैलेक्सीज का निर्माण बिलियंस ऑफ मिल्की वे से हुआ, बिलियंस ऑफ मिल्की वे से हुआ। और एक मिल्की वे का फॉर्मेशन बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम से हुआ। जिस सोलर सिस्टम में जो सोलर अपने अपने प्लेनेट के साथ, सैटेलाइट के साथ था, उसी सोलर सिस्टम में एक सोलर, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम में से कोई एक सोलर सिस्टम जिसका स्टार सन था और जिसके 9 प्लेनेट थे, उस 9 प्लेनेट के साथ क्या हुआ, इस अर्थ नामक प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको 4.5 बिलियन ईयर्स लग गए। तो यहां ध्यान रखिएगा, यह सब कुछ इंक्लूडिंग अर्थ, ये सब क्या है, यही सब यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए ये 20 बिलियन ईयर्स अगो इसे प्रिज्यूम किया जाता है, और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो लग गया अर्थ के फॉर्मेशन में। यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमको जानना है कि अर्थ का जब फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, तो उस समय के अर्थ पर क्या कंडीशन थी, उसे हमने प्रिमिटिव अर्थ कहा। और उस प्रिमिटिव अर्थ पर प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस स्लाइड पर हम लोग ये चीज देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हो गया था, और जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, यू कैन से प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ पर जो है कोई भी एटमॉस्फेयर उस समय नहीं था। दूसरी चीज, H2O was present in the form of vapor. Later on, H2O in the form of vapor, methane, carbon dioxide, ammonia released from the molten mass of earth. अर्थ क्या था, दहते हुए लावा के समान था, और उसके लावा से क्या हुआ, उसके जो मॉल्टन थे, जो हीटेड थे, उबलते हुए मॉल्टन से क्या हुआ, ये सारी एलिमेंट्स रिलीज हुए, जो आपस में कंबाइन करके इस फॉर्म में जो है वहां से रिलीज की गई। बीच के स्टेप को छोड़ा गया है, मतलब एक एक स्टेप नहीं, ओवरऑल जो एनसीईआरटी में दिए गए उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद क्या था, जो सन, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट आपका ये था, जो सन था, सन जो है अपने अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की वजह से वाटर और ऑक्सीजन, वाटर स्प्लिट हुआ, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या हुआ, यही ऑक्सीजन
क्या हुआ, ये अमोनिया और मीथेन से रिएक्ट करके अगेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कंबाइन करके ओजोन का फॉर्मेशन किए और जाकर के धरती के सराउंड से ये क्या हुए, ये जमने लगे, जिससे ओजोनोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। और जब ओजोनोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ में होने वाले रिएक्शंस को हाईली इफेक्ट करने वाले, अत्यधिक रूप से प्रभावित करने वाले जो सोलर रेज थे, रेडिएशन था, वो रोक दिया गया। किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ, ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद ये जो वाटर वेपर था वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और जब वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, जो मॉल्टन अर्थ थी वो भी थोड़ा कूल होने की वजह से क्या हुआ, इस पर जो है ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर कंटिन्यू ये क्या हुआ, ये इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंटिन्यू हैवीली रेन होता गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे अर्थ क्या हुई, कूल हुई। कूल होने के बाद सिंक्रोनाइज की, सिकुड़ी। पहले ये ऐसी थी, इसका जो क्रस्ट था हीट होने की वजह से जो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू ये सब क्या हुए, कंडेंस होने लगे, इससे क्लोड बन गया, ये मेंटल बन गया, और जो ऊपर की पपड़ी थी उसमें सिकुड़न आई। सिकुड़न की वजह से कहीं कम कहीं ज्यादा क्या हुआ, ये सिकुड़ने लगे। परिणाम क्या हुआ कि अब जब अर्थ के ठंडा होने के बाद जो वाटर था वो वाटर क्या हुआ, जगह जगह पे क्या हुआ, भरने लगा। तो वाटर के डिपोजिशन की वजह से जब वाटर यहाँ स्टोर होने लगा तो वाटर के डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ, ये जो डिचेस थे, ये गड्ढे थे, ये सागर, महासागर, समुद्र के रूप में क्या हुआ, ये यहाँ पर इकट्ठे होने लगे। जब ये इकट्ठे होने लगे इससे क्या हुआ, इससे जो है प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, ये आपका जो है ये प्रिमिटिव ओशन है। मैं समझ पा रहा हूं, वहां पर आप नहीं देख पा रहे होंगे, ये प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हुआ। प्रिमिटिव ओशन, आदि सागर का निर्माण हुआ। तो आदि सागर के निर्माण होने के बाद बस यह प्रिज्यूम किया जाता है कि आदि सागर में ही जो पहली लाइफ, नॉन सेलुलर जो लाइफ थी, वो प्रिमिटिव ओशन में ही उसका फॉर्मेशन हुआ। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि लाइफ अपीयर्ड इन प्रिमिटिव ओशन इन 500 मिलियन आफ्टर द 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी धरती की प्रिमिटिव ओशन के फॉर्मेशन के बाद लगभग 500 करोड़ वर्ष के बाद धरती पर सबसे पहला एसेलुलर लाइफ एग्जिस्ट में आया, यानी प्रकट हुआ। इसके बाद इन द फॉर्म ऑफ नॉन सेलुलर लाइफ, किस फॉर्म में आई, इन द फॉर्म ऑफ नॉन सेलुलर फॉर्म, दैट वाज आरएनए और डीएनए, जिसे हम नेकेड आरएनए या डीएनए को हम क्या कहते हैं, वायराइड्स भी कहते हैं। तो इस फॉर्म में जो है लाइफ क्या हुई, सबसे पहले प्रिमिटिव ओशन में आई। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ केम इन प्रिमिटिव ओशन, प्रारंभिक महासागर में यह प्रिमिटिव ओशन में सेलुलर फॉर्म की लाइफ कहां से आई। तो बेटा इसके बारे में, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इन प्रिमिटिव ओशन कहां से आई, इसके बारे में कई थियरी हैं। इस थियरी में अगर चर्चा करें तो क्या है, थियरी ऑफ पेनिस्पेनिया की थियरी यह कहती है कि किसी दूसरे प्लेनेट से ये हेली कॉमेट या जो होता है कि वो जो उल्का पिंड होते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, किसी दूसरे ग्रह से जो है जो सेलुलर फॉर्म के जीव थे वो स्पोर के फॉर्मेशन में इस प्रिमिटिव ओशन में आए और वहीं से सेलुलर लाइफ जो है जनरेट की, विकसित हुई। दूसरी चीज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं, जिसके प्रमोटर जो है वो वान हेलमान साहब थे।
वान हेलमान साहब के हिसाब से क्या माना जाता था कि इस धरती पर जो है नॉन लिविंग डिकेइंग मटेरियल से क्या हुआ, ये धरती के प्रिमिटिव ओशन में जो है वो सेलुलर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट की। ठीक है, जबकि इस थियरी को जो है, इस थियरी को सबसे पहले सिडनी या फॉक्स ने अपने 3 बेलजार एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और फिर लुइस पास्टर ने अपने हैंस क्या कहते हैं क्रेन नेक बॉटल फ्लास्क वाले एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इसको जो है डिनाई कर दिया। बाद में सेलुलर थियरी में रुडोल्फ विर्चो ने भी ओमनिस सेलुला ई सेलुला की बात कह करके क्या किया, इनकी एबायोजेनेसिस की थियरी को डिस्कार्ड कर दिया और थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज किया। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को जिन्होंने इस थियरी को डिस्कार्ड किया वही क्या हुआ, वही थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के फाउंडर भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि कुछ किसी भी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से इस अर्थ पर पहली सेलुलर लाइफ जो है वो जनरेट की। इसके बाद फिर केमिकल इवोल्यूशन थियरी आती है। केमिकल इवोल्यूशन थियरी में क्या होता है, ये बताते हैं कि इस धरती पर जो इसके जो प्रोप्राइटर थे वो ओपेरिन, रसिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डन थे। बेटा ये हेल्डन तो रहने वाले इंग्लैंड के थे, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं भारत में रह करके, भुवनेश्वर में रह करके जो है उड़ीसा में रह करके इन्होंने क्या हुआ अपना पूरा जीवन बिताया, और इनका एक्सपेरिमेंट भी यहीं के लिए था। इन्होंने क्या किया, कंपैरेटिवली इस धरती के आदि सागर में रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया, और उस एक्सप्लेनेशन को ये मिलर और यूरो ने 1953 में इसे क्या किया, अप्रूव किया, जिसमें उन्होंने क्या काम किया, अपने एक्सपेरिमेंट में मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर को जो है 2:2:1:2 के फॉर्म में लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 75,000 वोल्टेज पर क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को किया। और करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उनको अमीनो एसिड ग्रुप में, और जो दूसरे लोगों ने इस प्रयोग को दोहराया उनको इस प्रकार से प्रयोग करने पर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज, ये क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसेक्टा फैट्स के भी मॉलिक्यूल्स को जो है मिले। तो इस प्रकार से ये केमिकल इवोल्यूशन थियरी जो है अप्रूव हुई, इसी को जो है वेरीफाई किया गया, इसी को मान्य किया गया। इसके बाद जो है तो केमिकल इवोल्यूशन थियरी से क्या हुआ, ये तो बात क्लियर हो गया कि प्रिमिटिव ओशन में नॉन सेलुलर लाइफ किस फॉर्म में आई, ये बात हुआ। लेकिन अब भी प्रश्न ये बना रहा कि वास्तव में प्रिमिटिव ओशन में या अर्थ पर सेलुलर फॉर्म की लाइफ कब आई। तो इसके लिए कुछ जो साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य, उसमें क्या किया गया है कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का जन्म हुआ। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के द्वारा लोगों ने, किसी ने कहा 7 दिन बाद ईसाया, किसी ने 6 दिन बाद कहा, किसी ने कहा खुदा ने बनाया इस धरती पर जीवन को और उनसे और उनके लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को, किसी ने भगवान को बताया, किसी ने ब्रह्मा को बताया। ये नाना प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन कथाओं के पीछे कोई भौगोलिक प्रमाण उपस्थित नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपस्थित नहीं है। लेकिन जो प्रमाण उपस्थित हैं उन प्रमाणों के आधार पर फिलहाल ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का जो जिस्ट था, जो निष्कर्ष था, वो ये मिला कि ऑल द लिविंग्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच एज प्रेजेंट टुडे। वो ये कहते हैं कि ये धरती पर उपस्थित जो वस्तु अभी जो पहले थी वो आज भी वैसे ही है। ऑल द थिंग्स दैट वी सी टुडे, वो सब इस धरती पर उपस्थित सभी वस्तुएं, सभी जीव जैसे आज दिख रहे हैं, वेयर क्रिएटेड एज सच, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं एज प्रेजेंट टुडे, वो जैसे आज हैं वैसे पहले भी थे। दूसरी चीज, डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर।
आज धरती पर जीवों में जो भिन्नता है, ये भिन्नता आज जैसी है वो कल भी ऐसी थी और आने वाले फ्यूचर में भी ये डाइवर्सिटी वैसे ही रहेगी, इसका कंसेप्ट आया। फिर अगली बात क्या कही गई कि द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। जो ये फॉसिल से मिले हैं, विभिन्न प्रकार के जो फॉसिल से मिले हैं, जिनके जीवाश्मों का अध्ययन से कोई 1 बिलियन, कोई मिलियंस, कोई बिलियंस ईयर्स ओल्ड के फॉसिल मिले हैं, वो ये प्रमाणित करते हैं कि अर्थ की ओरिजिन 4000 ईयर्स नहीं है, बल्कि अर्थ जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्या है, डिस्कार्डेड किए गए, इनकार कर दिए गए। और इसके बाद अब भी ये क्वेश्चन बराबर बना हुआ है कि द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन बैक टू 4.5 बिलियन ईयर्स हो। ये क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से ये रिजल्ट आया कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति यानी धरती की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स एगो के 3 साल बाद 3 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, 3 बिलियंस आफ्टर 3 बिलियंस क्या हुआ, यहाँ पर नॉन सेलुलर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वायराइड्स के रूप में जो है ये ओरिजिनेट हुई। ठीक, अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अबाउट स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, इसके बारे में जो और भी कॉन्सेप्ट हमको प्राप्त हुए हैं वो क्या है। ये कहते हैं कि द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वाज नॉट ओरिजिनेटेड टिल 2000 बिलियन ईयर्स अगो। यानी अर्थ की उत्पत्ति के पश्चात 2000 मिलियन ईयर्स अगो यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो तक सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पर नहीं बन पाई थी। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को स्वीकार करने के पश्चात इट वाज अनआंसर्ड टिल डेट, यानी बायोजेनेसिस थ्योरी को स्वीकार कर लेने के बाद भी उस तिथि तक यह प्रश्न अधूरा ही था कि फ्रॉम वेयर फर्स्ट सेलुलर लाइफ डिसेंड इनटू प्रिमिटिव ओशन ऑफ द अर्थ। धरती के आदि सागर में प्रथम आदि जीव, एक कोश की जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जो है बात अभी भी अनुत्तरित था। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि वास्तव में सेलुलर फॉर्म की लाइफ अर्थ पे कैसे आई। तो आने के बाद यहां बीच में थोड़ी सी ब्रेकिंग है, इंटरप्रिटेशन है। प्रश्न यह है कि इस धरती पर अगर सेलुलर फॉर्म की लाइफ 2 प्रकार की थी, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि बताइए नॉन सेलुलर के बाद इस अर्थ के प्रिमिटिव ओशन में सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक सेलुलर लिविंग्स धरती पे आए या ऑटोट्रॉपिक, तो मोरओवर लोग ऑटोट्रॉपिक को टिक करेंगे, लेकिन गलत है। सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक लिविंग्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस धरती पर क्या आए, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, यानी जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो धरती पर ओरिजिनेट हुए और फिर उन्हीं में चेंजिंग की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट एनारोबिक ऑटोट्रॉपिक जो है इस धरती पर आया। इसके बाद क्योंकि उस समय की दुनिया कैसी थी, रिड्यूसिंग थी, और इसके बाद जब वहां पर फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक यानी एरोबिक लिविंग्स धरती पर ओरिजिनेट हुए, तब जाकर के क्या हुआ, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को अगेन प्राप्त हुआ, तब अर्थ हमारी यूनिवर्स जो है ऑक्सीडाइजिंग हुई। इतनी बात पीछे हिडन है, सुनिए, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या करें कि लाइफ फॉर्म कैसे है, तो यहां पे ये कहते हैं कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसके लिए क्या होता है, कैसे आई स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आती है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में जो है बताते हैं कि फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस लिटरेचर से क्या हुआ
ये बताती है कि कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई कैसे कैसे अपनी कल्पित कथाएं बताता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद जो पोटेंशियल मटेरियल है वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जिसे जो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा जो दिया गया। तो ये जो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, उसके बारे में क्या बताया गया कि इसके पहले स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में जो कुछ भी धारणाएं बताई गई थी, सबसे पहले उन्होंने उसको चैलेंज किया, यानी उसको डिस्कार्ड किया। All these ideas of special creation theory were challenged by Charles Darwin during 19th century, and during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world, जो पूरे विश्व भ्रमण के लिए हुआ था। और ये इनका योजना जो है 1831 से 1836 1831, यानी पूरे 5 ईयर की ये जो है जर्नी थी इनकी। तो इस बीच में उन्होंने इस जर्नी को किया। और हाँ, नीचे लिखा भी तो है कि ये ड्यूरेशन क्या था जर्नी का, 5 ईयर का था, जो 1831 1836 के बीच में जाके कंप्लीट हुआ। और इनकी जो वर्किंग साइट थी वो साउथ अमेरिका और गैलापागोस, पैसिफिक ओशन का जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह था गैलापागोस आइलैंड्स में क्या हुआ, जो इक्वेटर कोस्ट से जो है वो 1000 किलोमीटर दूर है, उससे इन्होंने क्या काम किया, उस पर जाकर के अपने प्रयोग किए। और अभी आगे जाकर वेलेस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो HMS बीगल है, ये HMS बीगल का फुल फॉर्म क्या है, हिज या हर मैजेस्टीज शिप बीगल में इन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी पूरा किया। जर्नी के बाद इन्होंने कंसेप्ट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो दिया गया वो ये था कि न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ, क्या बोले, ये न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। धरती पर जो विभिन्न प्रकार के जीव का विकास इस धरती पे हुआ, वो अर्थ के हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड्स में, इपोक में, इरा में हुए। दूसरी चीज, देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और इस प्रकार से धीरे धीरे धरती पर एक जात से दूसरी जात के जीवों का विकास हुआ है, इसको जाति का विकास हुआ है, ये थ्योरी उन्होंने बताया। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि दोज हु आर बेटर फिट, उन्होंने क्या कहा कि इस नेचर में चेंजिंग तो हुआ, लेकिन चेंजिंग के बाद दोज हु वेयर या हु आर बेटर फिट, आज भी जो सबसे बेटर फिट होते हैं, किस मामले में फिट होते हैं, इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो बेटर फिट होते हैं इन्वायरमेंट में, वही क्या करते हैं, अपने पीछे अपनी ज्यादा से ज्यादा संतानों को छोड़ते हैं, और इन कंपेरिजन ऑफ अनदर, दूसरे जीवों की तुलना में, और वही इस नेचर में सरवाइव कर जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, उनका पॉपुलेशन मेंटेन होता है। इसी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा। ठीक है, ये तो किसकी कंसेप्ट था, ये चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट था। और अल्फ्रेड वेलेस का क्या कंसेप्ट था, ध्यान रखना बेटा, अल्फ्रेड वेलेस का भी कंसेप्ट वही था, लेकिन जो अल्फ्रेड वेलेस का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट जो है वो वही था जो यहां पे लिखा गया। ये चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस के दोनों कंसेप्ट वही थे। हाँ, इतना जान लीजिए, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो नेचर के डेवलपमेंट के साथ साथ, नेचर के इवोल्यूशन के साथ साथ उसमें रहने वाले जीवों का भी इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए चेंजिंग नेचर का डायरेक्ट इफेक्ट किसी भी लिविंग से के इवोल्यूशन पर पड़ता है। ठीक है, और इस हिसाब से इसको ही नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक हिडन स्टोरी है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। सीधी बात क्या थी कि उस समय, जिस समय यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें वेलेस का भी नाम आया था, लेकिन चूंकि उस समय गवर्नमेंट की जो पूरे विश्व पर शासन कर रहा था, कौन कौन, ये
ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में वहां पर चार्ल्स डार्विन के नाम से इस थ्योरी को प्रकाशित किया गया, जबकि एरिया डिफरेंट थे, थीसिस सेम थी। थीसिस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया नेचर पर, उसके द्वारा उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो सब क्या था, वो दोनों नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के आधार पर ही था। लेकिन प्रसिद्धि प्रतिष्ठा ज्यादा डार्विन को मिला और अल्फ्रेड वेलेस को कम नहीं मिला। बेटा ध्यान रखना, ये दोनों जो हमारे नेचुरलिस्ट थे, ये थॉमस अल्फ्रेड थॉमस एक ऐसे थे जो पॉपुलेशन पर नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके आधार पे उन्होंने एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन एक निबंध लिखा था। उस निबंध को इन दोनों ने अपने अपने देशों में रह करके पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने उस पर खोज करनी चाहिए। इन्होंने थॉमस ने यह कहा कि इस धरती पर जो भी जीव हैं, सब जीवों का पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है, पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पॉपुलेशन चाहे कितना भी वो ग्रो करे, नेचुरल सिलेक्शन के बाद भी बहुत सारे मरते हैं, बहुत सारे रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर भी उनका पॉपुलेशन कैसा होता है, वो मैथमेटिकली ग्रो करता है। तो मैथमेटिकली पहली बात उन्होंने कहा कि किसी भी लिविंग्स का जो पॉपुलेशन है वो मैथमेटिकली ग्रो करता है। जैसे अभी क्या है, किसी जीव का पॉपुलेशन या इंडिविजुअल है 1, ये 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। इस प्रकार से अर्थमेटिकली क्या होता है, ये ग्रो करता जाता है। लेकिन इस ढंग से अगर पॉपुलेशन ग्रो करता है, फिर भी अगली बात क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, ये कांस्टेंट क्यों रहता है। बस इसी चीज की थीसिस, इसी चीज को डिस्कवर करने के लिए उधर चार्ल्स डार्विन और इधर अल्फ्रेड वेलेस, ये दोनों कोई गालापागोस पे गया, तो कोई जो है आर्चिपेलागो इजराइल पे जाकर के डिस्कवरी किया, और डिस्कवरी करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। बेटा इतना जानने के बाद अब हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल यानी एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी ये लोग जो बात कह रहे हैं, क्या वास्तव में इवोल्यूशन हुआ, क्या इसका भी कोई प्रूफ है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इवोल्यूशन हुआ है इसके एविडेंस पर, इसके साक्ष्य पर चर्चा करेंगे और प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि हाँ वास्तव में जीवों का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू यू। आप इसको देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। इसके बाद हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।